अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IR के न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स सदीक जान साहब से। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 7 नए जजेस ने हलफ उठा लिया है। सुप्रीम कोर्ट की सीनियरिटी लिस्ट जारी हो गई है। जजेस के नाम, कौन सा जज सीनियरिटी लिस्ट में कौन से नंबर पर है, ये लिस्ट आपके सामने रखते हैं। और आज क्योंकि तकरीब हलफ बर्दारी में हम मौजूद थे, तो उसका अहवाल भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। और जब मैं जजेस के नाम आपको बताऊंगा तो आपको साथ साथ बताता जाऊंगा कि कौन सा जज कहाँ पे खड़ा है, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि इस वक्त अगर फुल कोर्ट बैठती है तो सूरत हाल जो है वो किस तरफ जा सकती है। क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से आपको पता ही है कि दरखास्तें इस वक्त पेंडिंग हैं कि फुल कोर्ट के सामने लगाई जाए। और अब फुल कोर्ट जो है वो होगी 25 जजेस पर मुश्तमिल। अगर एडहॉक जजेस जो हैं उनको भी बिठाया जाता है, जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब और जस्टिस मजहर आलम यखील साहब, इनको भी अगर बिठाया जाता है तो फिर ये 25 जजेस फुल कोर्ट में होंगे। और अगर ये दोनों इनको नहीं बिठाया जाता तो फिर 23 जजेस जो हैं वो फुल कोर्ट में होंगे। लेकिन आपको शुरू में एक चीज़ याद कर दूं कि आज रिपोर्टर जो हैं वो चीफ जस्टिस याही अफरीदी साहब को ढूंढते रहे तकरीब के बाद, लेकिन याही अफरीदी साहब अंदर चले गए थे और वो वहाँ पर मौजूद नहीं थे जहाँ पे जजेस ने चाय पी। और उसकी वजह यह है कि रिपोर्टर्स जस्टिस याही अफरीदी साहब से पूछना चाहते थे कि आपने 4-5 रोज़ पहले 40 सहाफ़ियों की मौजूदगी में एक बड़ा दावा किया और आपने उस दावे में कहा कि जस्टिस सरफराज डोगर की सीनियरिटी के मामले पर अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान भी आपसे मुत्तफिक हैं, आपसे इत्तफाक करते हैं। क्योंकि जस्टिस याही अफरीदी साहब ने जो रिपोर्टर से मुलाकात की उसमें उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जो 5 जजेस के जिनके नाम आए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के जज लगाने के लिए, उसमें जस्टिस सरफराज डोगर का नाम भी शामिल था। तो याही अफरीदी साहब ने कहा कि वो ये समझते हैं कि सरफराज डोगर साहब जो है वो सीनियरिटी में नहीं आते और ट्रांसफ़र उनका ठीक हुआ है और उस ट्रांसफ़र को वो ऑन करते हैं याही अफरीदी साहब। और बल्कि याही अफरीदी साहब तो ये कहते हैं कि जश्न मनाओ, खुशियाँ मनाओ कि आप पंजाबी बोलने वाला भी है, सिंधी बोलने वाला भी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और बलोची बोलने वाला भी है, उर्दू स्पीकिंग भी है। तो मैंने तो ये कहा है कि फिर भाई सराइकियों का क्या कसूर है, दीगर ज़बानों वालों का क्या कसूर है, फिर ये भी जजेस आप लगाएं। मतलब अगर याही अफरीदी साहब के नज़दीक अब अदालतों में जज भर्ती करने का मयार ये रह गया है कि ज़बानों पे, लिसानी बुनियादों पे जो है वो जजेस लगाने हैं, तो फिर सराइकियों के भी जज लगाएं, फिर दीगर जो ज़बानें उनके भी जज लगाएं आप। तो खैर जो ये याही अफरीदी साहब ने इंकशाफ किया था और दावा किया था, उस दावे को कल मंसूर उस्मान अवान ने झूठा करार दे दिया है, गलत बयानी करार दे दिया है। और उन्होंने कहा है, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि याही अफरीदी साहब ने झूठ बोला है, लेकिन उन्होंने यही कहा कि जस्टिस याही अफरीदी ने झूठ बोला है। क्यों? मंसूर उस्मान अवान कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, सीनियरिटी के ऊपर बिल्कुल उनका ये मौकफ नहीं है जो याही अफरीदी साहब का है, और बिल्कुल उन्होंने जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास में चीफ जस्टिस से इत्तफाक नहीं किया। बल्कि अटॉर्नी जनरल तो यहाँ तक कहते हैं कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान सीनियरिटी का फोरम डिसाइड करने का फोरम नहीं है। और क्योंकि ये अब जुडिशल साइड पे फैसला होने, जो 5 जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी साहब, तारिक महमूद जहांगीरी साहब और सरदार एजाज इसा खान साहब, बाबर सत्तार साहब और समन रिफत इम्तियाज साहबा, इन्होंने क्योंकि एक प्रेजेंटेशन जो है वो रिप्रेजेंटेशन इन्होंने दायर की थी आमिर फारूक साहब के सामने, और आमिर फारूक साहब सुप्रीम कोर्ट आने से पहले उस रिप्रेजेंटेशन को मुस्तरद करके आए हैं जिसमें सीनियरिटी की लिस्ट को चैलेंज किया गया था। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आज़ाद जजेस ने, जो अपने हलफ से वफा करने वाले जजेस हैं, उन्होंने ये कहा था कि ये जो आपने सीनियरिटी कहा है कि सरफराज डोगर आप सीनियर क्यों नहीं जज हैं, तो ये दुरुस्त नहीं है। अब उसके ऊपर अपील आनी है सुप्रीम कोर्ट में, जजेस सुप्रीम कोर्ट से रजू करने लगे हैं और वो मामला आईनी बेंच के सामने जाना है। तो याही अफरीदी साहब ने यहाँ तक कह दिया कि जब वो मामला जुडिशल साइड पर आएगा तो जुडिशल साइड पे वो नहीं बैठेंगे, आपने वैसे नहीं बैठना क्योंकि आप तो आईनी बेंच में है नहीं। तो खैर अटॉर्नी जनरल ने अब झूठा करार दे दिया है जस्टिस याही अफरीदी को कि वो झूठ बोल रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं कि अटॉर्नी जनरल ने उनसे इत्तफाक किया था। लेकिन याही अफरीदी साहब आज सहाफ़ियों के सामने नहीं आए। अगर वो तकरीब के बाद सहाफ़ियों को मिलते तो सहाफ़ी ज़रूर उनसे ये सवाल करते थे कि आपने इतने बड़े मनसब पे बैठ के झूठ क्यों बोला, गलत बयानी क्यों बोली की। तो ये देखना, जब इतने बड़े ओहदों पे बैठी शख्सियात इतने वाशगाफ अल्फाज में झूठ बोलेंगी, या अगर उन्होंने सच बोला है तो अटॉर्नी जनरल ने तो फिर उनको एम्बेरस कर दिया, शर्मिंदा कर दिया, उनको कटहरे में ला खड़ा किया, तो मतलब ये हैरानगी है। खैर उसके बाद जो दूसरा मामला है उसमें भी याही अफरीदी साहब के हवाले से एक बड़ा ये चीज़ सामने आई है। याही अफरीदी साहब ने इमरान खान साहब के खत के हवाले से कहा कि वो खत उन्होंने कहा वो सीरियस खत है, उसमें सबूत भी मौजूद है, लेकिन वो खत उन्होंने कहा याही अफरीदी साहब ने कि उन्होंने वो खत आईनी बेंच की कमेटी को भेज दिया है। लेकिन आईनी बेंच की कमेटी के मेंबर
जस्टिस जमाल खान मुदखिल ने कहा है कि ना तो उन्होंने खत देखा है, ना उनको वो खत मौसूल हुआ है, और अगर वो कमेटी के पास आया है तो फिर कमेटी का अभी इजलास नहीं हुआ। अब मसला ये है कि याही अफदी साहब को जब खत मौसूल हुआ है उसी तारीख को अमीरुद्दीन खान साहब और आईनी बेंच की कमेटी को भी वो खत मौसूल हुआ है। वो आईनी बेंच की कमेटी जिसने उस खत को टेकअप नहीं किया, याही अफदी साहब ने उनको भेज दिया, लेकिन हैरान कुन तौर पर ये एक ऐसे वक्त में याही अफदी साहब ने खत भेजा है आईनी कमेटी को जब याही अफदी साहब की उससे अगले दिन जो है वो मुलाकात थी इनसे, जो IMF है, IMF के साथ मुलाकात थी। तो ये अब मामला ये है कि इसको इससे जोड़ा जा रहा है कि क्योंकि IMF के वफद से उनकी मुलाकात होनी थी, तो IMF के वफद से मुलाकात की वजह से उन्होंने ये खत जो है वो आईनी बेंच को भेजा है, ताकि IMF की टीम अगर इस हवाले से सवाल करती है कि आपके मुल्क में इंसानी हकूक की पामालियाँ हो रही हैं, आप क्या कर रहे हैं, तो वो ये कह सकें कि जी मैंने वो मामला आईनी बेंच को भेज दिया और आईनी बेंच उसको टेकअप करने लगा है। अच्छा, अब ये दो चीज़ें होगी। तीसरी बात यह है कि वो जस्टिस याही अफरीदी जो कहते हैं कि जनाब कोई एग्जेक्टिव की मुदाखलत नहीं है अदलिया में, जो कहते हैं कि कोई इदारों की मुदाखलत नहीं है, वो जस्टिस याही अफरीदी इस दो उनके जो चीज़ें हैं, तीन चीज़ें ऐसी हुई हैं जिससे ये बात कंफर्म हो गई है कि अदलिया के अंदर मुदाखलत है। अगर ये मुदाखलत नहीं है तो फिर याही अफरीदी साहब किस चीज़ को मुदाखलत कहते हैं? पहली बात यह है कि याही अफरीदी साहब कहते हैं कि मैं सीनियरिटी के मुत्तफिक नहीं हूँ कि सरफराज डोगर को 15 नंबर के जज को ला के हाई कोर्ट में सीनियर प्यूनी बना दिया गया है और अब एक्टिंग चीफ जस्टिस बना दिया गया है, और आगे वो मुस्तकिल भी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट वही बनने जा रहे हैं। लेकिन हुकूमत ने कहा है कि जी ऐसा, हुकूमत ने उनकी बात नहीं मानी और एक्टिंग चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन कर दिया और आगे चीफ जस्टिस भी वही बनने जा रहे हैं। तो ये मुदाखलत नहीं है तो क्या है? यानी याही अफरीदी खुद एक बात मानते हैं कि वो सीनियर प्यूनी नहीं हो सकते थे, वो एक्टिंग चीफ जस्टिस नहीं हो सकते थे, लेकिन हुकूमत ने कर दिया। तो कर दिया ना, आपने क्या कर लिया हुकूमत का? तो दूसरी बात यह है कि आप खुद सीनियरिटी को वायलेट करके आए हुए हैं, आप खुद जस्टिस मुसल्ली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर को की सीनियरिटी को वायलेट करके आप आए हैं, तो आप किस मुंह से सीनियरिटी की आप बात करेंगे? उसके अलावा दूसरी बात, मोहतरम याही अफरीदी साहब कहते हैं कि अगर उस दिन मुसल्ली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब वॉकआउट न करते तो हम जो है वो सीनियर प्यूनी जज जो थे पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस एजाज अनवर, उनको सुप्रीम कोर्ट में ले आते। यानी आप ये बात मान रहे हैं कि आना एजाज अनवर साहब को चाहिए था, लेकिन हुकूमत जो है वो चौथे नंबर के जज को लेकर आई है, तो ये मुदाखलत नहीं है तो ये क्या है? फिर तीसरी बात यह है कि हुकूमत ने ना सिर्फ ये कि एजाज अनवर साहब को वो सुप्रीम कोर्ट नहीं लेकर आए, बल्कि उन्होंने एजाज अनवर साहब को वहां पे चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट भी नहीं बनाया, उन्होंने उनको एक्टिंग चीफ जस्टिस भी उन्होंने जो दूसरे नंबर के आप सीनियर प्यूनी है उनको एक्टिंग चीफ जस्टिस बना दिया। यानी दो जजेस क्योंकि बल्कि तीसरे नंबर के जज क्योंकि इश्तियाक इब्राहिम साहब थे, फिर एजाज अनवर साहब थे, फिर अतीक शाह साहब थे, और फिर शकील साहब थे। शकील साहब और इश्तियाक इब्राहिम साहब सुप्रीम कोर्ट आ गए, तो एजाज अनवर साहब सीनियर प्यूनी थे, उनको सुप्रीम कोर्ट आना चाहिए था, उनको हुकूमत सुप्रीम कोर्ट नहीं लाई क्योंकि वोट हुकूमत के पास है, फैसले हुकूमत कर रही है, तो उनको चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट भी नहीं बनाया जा रहा, एक्टिंग चीफ जस्टिस भी जो है वो बनाया गया है जस्टिस अतीक शाह साहब को। तो ये हो गया जी मामला। अब आते हैं इस बात पे कि सीनियरिटी लिस्ट आपको बता देता हूँ। चलें एक और भी खबर पे बात कर लेते हैं। दो जजेस के खिलाफ हुकूमत ने धमकी लगाई कि वो उनको उनके खिलाफ रेफरेंस ला रहे हैं, मुसल्ली शाह साहब के खिलाफ और मुनीब अख्तर साहब के खिलाफ। अच्छा, मुनीब अख्तर साहब जो है वो मीडिया के साथ इंटरेक्ट नहीं करते, और वो जब भी कोई इस तरह का इवेंट होता है तो वो बड़ी जल्दी वहाँ से चले जाते हैं अपने चैम्बर की तरफ, जजेस चैम्बर की तरफ। तो वो मीडिया से खास तौर पे जब से ये कंट्रोवर्सीज हुई हैं वो बिल्कुल मीडिया से इंटरेक्ट नहीं करते, तो इसलिए वो जल्दी चले गए थे। लेकिन मुसल्ली शाह साहब जो हैं वो मौजूद थे, मुसल्ली शाह साहब से मुलाकात हुई। मैं ये बात रिपोर्ट ना करता क्योंकि मेरा ये ख्याल था कि शायद ये बात मुसल्ली शाह साहब ने, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मेरा ये ख्याल था कि ऑफ द रिकॉर्ड होगा, लेकिन क्योंकि मेरे दोस्त बहुत से इसको ब्रेक कर चुके हैं, अहमद अदील सरफराज साहब भी इसको रिपोर्ट कर चुके हैं, तो लिहाजा मैं आपके साथ ये बात शेयर कर रहा हूँ कि हमने पूछा, हमारे दोस्तों ने पूछा मुसल्ली शाह साहब से, तो मुसल्ली शाह साहब ने कैटेगोरिकल कहा है कि हुकूमत अगर रेफरेंस लाना चाहती है शौक से लाए, वो अपने हलफ के साथ वफा जारी रखेंगे, जो उनका हलफ कहता है वो अपने हलफ पे चलते रहेंगे। किसी को अच्छा लगता है लगे, नहीं लगता ना लगे, बुरा लगता है बुरा लगे, लेकिन जस्टिस सैयद मुसल्ली शाह साहब डटे हुए हैं। वो कह रहे हैं बिल्कुल हम आइन और कानून की ये जंग लड़ेंगे, जो आइन हमें जिम्मेदारी देता है, हलफ हमारा जिम्मेदारी देता है, उसके ऊपर काम जारी रखेंगे, ना झुकेंगे, ना कंप्रोमाइज करेंगे, ना सरेंडर करेंगे, ना इस्तीफा देंगे, ना पीछे हटेंगे। तो ये आप कह सकते हैं, और मुनीब अख्तर साहब भी ऐसी कोई चीज नजर नहीं आ रही, तो आप कह सकते हैं कि हुकूमत ने जो धमकी लगाई है राना सनौला के जरिए कि हम मुसल्ली शाह और मुनीब अख्तर के खिलाफ रेफरेंस लाएंगे, तो उसको जूते की नोक पे रखा है जजेस ने। और मैं आपको बताऊं, मोहसिन अख्तर कैनी साहब भी आए हुए थे, अरबाब मोहम्मद आरिफ साहब भी आए हुए थे।
मैं कहता हूं कि ये निकालें मंसूर शाह साहब को, ये निकालें मुनीब अख्तर साहब को, ये निकालें मोहसिन अख्तर कैनी साहब को। जिस जिस जज को निकालेंगे उस जज की इज्जत, एहतराम, मकाम और मर्तबा मजीद बढ़ेगा। ये हुकूमत, ये निज़ाम जिसके पीछे पड़ता है वो लोग उससे मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं, उससे अकीदत रखना शुरू कर देते हैं। और जिसको ये ओहदे देता है ये निज़ाम, चाहे वो याही अफरीदी साहब को ओहदा दिया है, इससे पहले काजी घटिया इंसान के साथ थी हुकूमत, अब याही अफरीदी साहब के साथ है, आमिर फारूक साहब के साथ थी, और इनके साथ है अमीनुद्दीन खान के साथ है। तो जिसके हुकूमत साथ है उसकी क्या रह गई है वक़्त, इज्जत, एहतराम, मकाम, मर्तबा क्या है, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, अब सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो नाजरीन, ये थी अहम अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। तो नाजरीन, जुड़े रहिए मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ। अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकिन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।